Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, क्लास 10th का इंग्लिश का आपका क्वेश्चन एंड आंसर जो 2024 का पेपर आया था उसका सोल्यूशन करवाया जा रहा है एंड उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो ये लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है 7th का अगला है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, आपका ग्रामर वाला पार्ट बच्चों पूरा हो चुका है एंड स्टार्टिंग से जब आप देखते आएंगे ना तब आपको समझ आएगा। और ये वीडियो मैं कहूँगी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। और एक और बात कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जैसा किताबी भाषा में लिखा गया है आपको आपकी भाषा भी वैसे ही होनी चाहिए। आपके सेंटेंस सही होने चाहिए, आपका फैक्ट सही चाहिए और आप अपनी भाषा में लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज का आपका पहला पार्ट है, क्वेश्चन एंड आंसर का आप करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, ग्रामर का पार्ट हो चुका है, अब हम लिटरेचर का क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर वो भी आता है तो अब उसी को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो जब लेंचो ने, अब स्टोरी आई होप कि आप सभी को पता है कि स्टोरी क्या है। अ लेटर टू गॉड ये चैप्टर का नाम है और इसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है लेंचो नाम है, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये एक हिल स्टेशन में नीचे की एरिया में रहता है और खेती करता है, किसान रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये बेचारा उम्मीद करता रहता है कि थोड़ी सी हल्की सी बस बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल क्या हो, पक जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ओला पड़ जाता है जिसकी वजह से उसका जो पूरा फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है। तब ये क्या करता है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, भगवान मेरा सहारा है और मैं भगवान के नाम पर पत्र लिखूंगा और भगवान से कहूँगा कि मुझे 100 पेसस भेज दो ताकि इस साल मेरे परिवार का जो खर्चा है वो चल जाए, बेसिकली मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ हो जाए और अगले साल के लिए थोड़ा बहुत हम क्या कर सकें, फसल बो सकें उसी पैसे में से। तो ये पत्र लिखता है भगवान के नाम पर, उनसे 100 पैसे के लिए डिमांड करता है कि 100 पैसे से मुझे आप भेज दीजिए। तो एक पोस्टमैन रहता है, जब वो छांटता रहता है चिट्ठियों को उसमें से पत्र पे लिखा रहता है टू गॉड लिखा रहता है, ठीक है, भगवान के लिए। तो बहुत हंसता है, हंसते हंसते वो जाता है अपने जो पोस्ट ऑफिस का मास्टर होता है, जो हेड मास्टर होता है बेसिकली, मतलब उस एरिया का, ठीक है। तो उसके पास जाता है और उसको भी दिखाता है। तो शुरुआत में तो हेड मास्टर भी हंसता है, पोस्ट मास्टर हंसता भी है, लेकिन फिर वो तुरंत सीरियस हो जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था है कि वो इंसानों से मदद लेने के बजाय वो भगवान से मदद ले रहा है। जब वो चिट्ठी खोलता है तो उसमें लिखा रहता है कि मुझे आप 100 पीसेस भेज दीजिए भगवान जी। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि अगर इसके पत्र का जवाब नहीं गया तो इसका जो विश्वास है भगवान पर से वो टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा करते हैं कि इसकी आस्था को बनाए रखने के लिए कुछ इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा करके इसको पैसे भेज देते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर रहता है वो लगभग 70 पैसे ही इकट्ठा कर पाता है और वो फिर इसमें लिख करके भेज देता है, लिखा रहता है फ्रॉम गॉड, ठीक है। तो उसको जब वो 100 पेसेस मिलते हैं तब वो मंगाया तो वो 100 पैसे रहता है, पेसेस रहता है, उसको मिलता कितना है, 70 ही मिलता है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि आपने 30 पेसेस क्यों नहीं भेजे। तो आगे कंटिन्यू होती है और वो दोबारा से चिट्ठी लिखता है कि काइंडली सेंड द रेस्ट मनी विच यू हैवेंट सेंड, जो 30 पैसे बचे हुए हैं वो आप मुझे भेज दीजिए, इस तरह से। तो उसको पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यही है कि पूछ रहा है कि वाई वॉज लेंचो एंग्री, जब उसने पत्र को प्राप्त किया तो लेंचो गुस्सा क्यों हुआ। तो भाई लेंचो ने मंगाया था 100 पैसे, उसको मिले हैं 70, इसीलिए वो गुस्सा हुआ था। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो उसको सिर्फ 70 मिला। He has such faith in God that means God could not make a mistake, nor could he deny Lencho what he had requested, ठीक है। तो उसको गुस्सा आया और वो फर्दर लिखता भी है कि the postmans are thief
और जो अब दोबारा आप मुझे जो पैसे भेजोगे वो आप मुझे किसी और ज़रिए से भेजना, ठीक है, ऐसा कुछ वो लिखता है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये रहता है जब वो गिनता है तो उसको इतना भरोसा रहता है भगवान में कि भगवान तो मुझे आधे पैसे भेजेंगे नहीं, पक्का ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने चुराया होगा, ऐसा। नाउ वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। तो जब लेंचो को लेटर मिला तो क्या लेंचो मतलब सरप्राइज हुआ था कि अरे मैंने तो मतलब भगवान को पत्र लिखा और पैसे आ गए, मतलब भगवान सबकी सुनता है, क्या वो सरप्राइज था? वो सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि 200% किसी बात को लेकर के आप एकदम पक्के हो कि ये तो होना ही होना है, ऐसा उसका भरोसा था भगवान में कि भगवान है और वो मेरी मदद जरूर करेगा, इस तरह से। तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। आप लिख सकते हैं कि नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज as he had immense का मतलब होता है बहुत अधिक, faith in God that he कौन God will definitely answer the letter, है ना, and will fulfill his demands। ठीक है, हिज डिमांड्स। तो ये आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो बच्चों। देखो ये मैंने अब जिस तरीके से आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में आप आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो लेंचो तो सरप्राइज नहीं हुआ, नो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। क्यों भैया? क्योंकि उसको पता था एज ही हैड, आई एम सॉरी यहाँ पे हैड होगा नॉट हैंड, जस्ट 1 सेकेंड, हैड, as he had immense faith in God, उसको भगवान में बहुत गहरी आस्था थी, that he कौन? God will definitely answer the letter and will fulfill his demands। वो जो मांग उसने किया है वो मांग भगवान जरूर पूरी करेंगे, ऐसा लेंचो को भरोसा था। इसीलिए लेंचो को जब लेटर मिलता है तब लेंचो सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, अब ये मैं अपना आंसर डिलीट कर रही हूँ, आई मीन इरेज कर रही हूँ। आपको जो फ्रेम हुआ है वो जरा सा हम दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। ठीक है, it was his firm faith in God, but he became angry when he counted the money। ठीक है, ये आपको नहीं बताना है कि वो गुस्सा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी है। यू जस्ट हैव टू आंसर टिल दिस। आपको बस इतना ही आंसर करना है। ये जो एक्स्ट्रा लाइन लिखी है आपको ये नहीं बताना है बच्चों, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन जस्ट वांट टू आस्क यू कि क्या लेंचो का रिएक्शन क्या था, सरप्राइज था, नॉर्मल था, क्या था। सो यू जस्ट हैव टू आंसर फ्रॉम दिस। ये चीजें आप छोड़ दो ना, मतलब मार्क कर लेना आपने उसमें और छोड़ देना। देखो ये जो है ना, ये चीज आप छोड़ सकते हो। 25 वर्ड्स में बोलेगा तो फिर आप आराम से लिख देना और ये चीजें छोड़ देना। ठीक है, ये चीज आप छोड़ देना, 2 लाइन में आपका आंसर इज इनफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी? लेंचो की आखिरी उम्मीद किससे थी? भगवान से थी। सो अच्छा, एक और ये 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था एंड 2024 में देखो क्वेश्चन कैसा पूछा है। व्हाट वाज ओनली होप दैट लेंचो थॉट।
लेंचो ने एक आखिरी, मतलब लेंचो ने जितना सोचा होगा उसमें से उसका एक आखिरी उम्मीद क्या समझ आया, उसकी एक आखिरी उम्मीद क्या थी? तो द हेल्प फ्रॉम गॉड वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो। आप लिख सकते हो ऐसे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चलिए मैं यहीं पर लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। सो द हेल्प फ्रॉम गॉड was the only hope of लेंचो। ठीक है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, द हेल्प फ्रॉम गॉड वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो टू सर्वाइव द टू सर्वाइव, ऐसे ही बस लिखो, टू सर्वाइव द ईयर मैं लिखने जा रही थी बट आप ऐसे ही लिखिए, टू सर्वाइव। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखो जो आंसर फ्रेम हुआ है वो मैं दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, मैं आंसर इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए कि आप अपनी भाषा में भी आंसर लिखिए, समझ रहे हैं, बस इसलिए। ओके, सो लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, क्या था ये बता रहा है कि लेंचो ने अपने बस एक होप के बारे में सोचा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क लगा है। द हेल्प फ्रॉम गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो ये, मतलब अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, जस्ट रीड दैट आंसर, ठीक है ना, एंड राइट इट। ठीक है, आप वो आंसर लिखिए, दैट इज इनफ। ठीक है, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा किसने दिलाया, या लेंचो किस बात से गुस्सा हुआ? तो जो सिर्फ हाफ पैसे मिले थे, मोर देन हाफ मिला था, उसकी वजह से लेंचो को क्या हुआ था, गुस्सा आया था। तो देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा किसने दिलाया? तो लेंचो रिसीव्ड, एज आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन लेंचो रिसीव्ड 70 पेसेस he was not surprised at all but he got angry. yes, जब लेंचो ने लेटर पाया और उसको 70 पैसे उसमें से मिले, तो वो सरप्राइज तो पहली बात था नहीं, वो उल्टा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है, he thought that the post office employees have cheated him, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने पैसे निकाले हुए हैं, क्योंकि भगवान ने तो मुझे 70 पैसे ही भेजे होंगे। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि और कोई फ्रेम करने जैसा मतलब और कोई इजी सा ये नहीं है कि आप दिस इज राइट आंसर, मतलब गुड, यू कैन फ्रेम इट लाइक दिस। चलिए अगला, What did the boys do exposing themselves to the rain in the chapter A Letter to God? जो लेंचो का परिवार था वो बारिश में भीग रहे थे अपने आप को, जब बारिश में निकले तो उनके ऊपर क्या गिर रहा था, मतलब किस चीज़ में वो भीग रहे थे? पहली बात तो जब शुरुआत में बारिश स्टार्ट हुआ तो लेंचो को लगा कि अच्छी वाली बारिश थोड़ी सी हो जाएगी और मेरा फसल अच्छा हो जाएगा, बट जब वो लोग बाहर निकले तो उनके ऊपर क्या गिर रहे थे, ओले गिर रहे थे, ओले। ठीक है, तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो ये फ्रोजन पर्ल्स कौन से हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके आइस है, बर्फ के टुकड़े जो होते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अ लॉन्ग जर्नी टू फ्रीडम। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन? अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे आंसर कर पाएंगे, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा वे सब आंसर कर पाएंगे। तो इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी देश का जो सबसे महान धन या सबसे बड़ा धन जो होता है, ये कोई खजाना
या कोई खदान इस टाइप का धन नहीं होता है। यहाँ के रहने वाले अच्छे लोग जो इस देश की उन्नति में योगदान देंगे वही क्या होंगे, वही क्या होगा, इस देश की किसी भी देश का धन होगा। ठीक है ना। तो इन नेल्सन मंडेला's ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ है, आप आंसर ऐसे ही फ्रेम कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ओके चलिए ठीक है, ये आपका लेंचो वाला चैप्टर है तो थोड़ा सा आगे पीछे है, कोई बात नहीं। चलिए, what quality of लेंचो impressed the postmaster and how did he decide to help him? लेंचो की कौन सी क्वालिटी ने पोस्टमास्टर को इम्प्रेस किया और उसने उसकी मदद कैसे की? आप स्टोरी जानते हैं। पोस्टमास्टर ने उसका लेटर खोला, पहले उसको हंसी आ गई, फिर वो सीरियस हो गया और वो बहुत सरप्राइज हुआ कि कोई भगवान में इतनी ज़्यादा आस्था रख सकता है। एंड देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज फेलो एम्प्लॉयज एंड ही हिमसेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ द अमाउंट। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, ही कलेक्ट द 70 पैसेस एंड राइट लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड एंड सेंड टू द लेंचो। ठीक है ना, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। चलो देखो, द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट, एक्चुअली ये बीच में से लिखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना कि ये आप बीच में से मत लिखिएगा। देखिए, ये पहली वाली जो लाइन है आप इस तरीके से लिखना बच्चों, फर्स्ट लाइन, जस्ट जहां जरूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगी, तो काइंडली पे अटेंशन टू द फर्स्ट लाइन। ठीक है, देखिए, when the postmaster saw the letter, he first broke out laughing। पहले तो उसको हंसी आई, ठीक है, बट अब यहां से ये कैरी फॉरवर्ड कर लेना, ये जो है ना ये कैरी फॉरवर्ड कर लेना। देखो, अब यहां से आप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। when the postmaster saw the letter he first broke out laughing but, ये लिखा है ना, but almost immediately he turned serious and commented what faith, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। मैं ऐसी इच्छा करता हूँ या मेरी भी तमन्ना है कि मुझे भी भगवान में इतनी ही आस्था हो। Therefore, so in order not to shake the writer's faith in God, जिसने पत्र लिखा हुआ है उसके भरोसे को भगवान से ना उठे या बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। पोस्ट मास्टर एक योजना बनाता है, एक विचार रखता है टू आंसर द लेटर, टू आंसर द लेटर। ठीक है ना। नाउ but when he opened the letter it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। ठीक है ना, गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जब वो पत्र खोलता है, पढ़ता है, तो उसको पता चलता है कि एक अच्छा सा क्या कहते हैं कि संदेश लिखने के अलावा भी कुछ और भी पत्र में मांगा गया है। क्या मांगा गया था? पैसा मांगा गया था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, वो उसने इरादा बना लिया था कि अब तो मैं इस पत्र का जवाब दूंगा ही दूंगा। नाउ ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गिव part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। मत लिखो इतना, मत लिखो, मैं जानती हूँ कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा उनको सब परेशानी होती है, स्पेशली वो बच्चे जो आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ये ऑफेंड मत होइएगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं बार बार आपको बस ये जताने के लिए कि बच्चों को नहीं आता, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट जस्ट कि मैं समझती हूँ कि स्टार्टिंग में आंसर फ्रेम करना मुश्किल होता है, तो बस इसलिए कह रही हूँ। चलिए देखिए, ये आप ये जो लाइन है ना,
ये सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज, आप यहां से ऐसे लिख लेना बच्चों, सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, योगदान देना कहा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट, ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक है, बाकी चीज़ें भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज हाउ इट इज। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के हिसाब से भैया स्वतंत्र कौन नहीं है। वेरी गुड मैसेज टू ऑल द पीपल, ये मंडेला साहब की तरफ से दिया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब थोड़ा सा समझिएगा क्या कहा था मंडेला ने। जो भी किसी इंसान को सप्रेस करता है, यानी कि आप किसी इंसान के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी की प्रताड़ना कर मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आप एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड से ग्रसित है, आपके दिमाग में बहुत सारा नफरत भरा गया है, तो आप भी स्वतंत्र नहीं हैं। और दूसरा, जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो चुपचाप क्या कर रहा है, सहन कर रहा है, तो वो भी एक प्रताड़ित वाली फीलिंग से, इन्फीरियोरिटी की फीलिंग से भरा है उसके दिमाग में, और वो तो आज़ाद है ही नहीं, क्योंकि उसको तो दबा के रखा गया है। तो दोनों के दोनों, नॉट द ऑपरेसर एंड नॉट द ऑप्रेस्ड, दे बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट और फ्री। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को हम, और आंसर भी। सो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कौन नहीं फ्री है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, चेंज कर दूं, चलो, अकॉर्डिंग टू मंडेला आई एम नॉट फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक है, चलिए, और a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। बच्चों वर्ड्स को तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप वर्ड को तोड़ दीजिए। इसमें नैरो माइंड 2 वर्ड छुपे हुए हैं, तो ये बन गया है नैरो माइंडेडनेस। ठीक है ना, दोनों वर्ड को तोड़ दो, आसान से स्पेलिंग आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें डाइस की स्पेलिंग छुपी हुई है, प्रेजुडाइस में डाइस की स्पेलिंग छुपी हुई है। प्रीजू याद कर लो, PREJU, और डाइस की स्पेलिंग क्या होती है, DICE। इस तरीके से आप याद रखिए, स्पेलिंग आपको आसानी से याद हो जाएगी। हर वर्ड में 1-2 वर्ड जुड़े होते हैं, इस तरीके से आप जब तोड़ लिया करिए बीच में, याद हो जाएगा आपको। तो क्या कहा मंडेला ने कि भैया मैं तब तक फ्री नहीं हूं जब तक मैं किसी की आज़ादी को छीन रहा हूं, और जिसकी आज़ादी छीन रही है वो भी फ्री नहीं है। मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूं तो आई एम द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड and I am behind the bar of prejudice and narrow mindedness। कहने का मतलब क्या है, मैं एक ऐसे पिंजरे में बंद हूँ जो पूर्व धारणाओं से ग्रसित, जिसने मेरे दिमाग को पूर्व धारणाओं से ग्रसित किया हुआ है, जो एक कहा जाता है कि तुच्छ टाइप के विचारों से मेरे दिमाग को क्या किया हुआ है, ग्रसित किया हुआ है। सो दीज पीपल आर नॉट फ्री। ठीक है, चलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर इसका सेम आएगा थोड़ा सा, इसमें हल्का सा वर्ड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए। हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड? पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कब तक मंडेला को जो मनुष्य के नियम है या भगवान के नियम है उससे परेशान नहीं होना पड़ा था। ठीक है ना, तो देखिए, एज लॉन्ग एज मंडेला ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब, he was not troubled
बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मंडेला ने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसकी प्रजाति के जो रीति रिवाज थे उनको माना, तब तक मंडेला को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब कि भगवान ने जो नियम बनाए, किसी मनुष्य ने जो नियम बनाए, मंडेला पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मंडेला किसी भी तरीके से परेशान नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स? जो अंतरराष्ट्रीय नेता थे नेल्सन मंडेला ने उनको क्यों धन्यवाद किया? ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इंस्पायर किया था, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ था। ठीक है, तो चलिए, मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर टेकिंग पोजीशन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। जब मंडेला अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे तो अंतरराष्ट्रीय नेता, भारत के नेता, दूसरे देश के नेता ने भी मंडेला का साथ दिया, उनको सपोर्ट किया। इसीलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय नेताओं को भी क्या किया था, मतलब धन्यवाद बोला था, थैंक यू बोला था। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग हिज फर्स्ट फ्लाइट? एक बर्ड है, सीगुल नाम का एक बर्ड है जो पहली बार उड़ता है। ठीक है, तो जब वो पहली बार उड़ता है तो उसको डर लगता है। जैसे ही वो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है तो उसको क्या होता है, डर लगता है। अब थोड़ा सा परिवार पता नहीं कैसा है इस सीगुल का, इसके दोनों भाई और इसकी बहन उसको मतलब छोड़ करके वो पहले ही उड़ जाते हैं, बेचारा सीगुल पीछे छूट जाता है। तो अब उसको भी उड़ना है क्योंकि उसको भी माइग्रेट करना है, तो अब ये डर डर के क्या करता है, उड़ता है। चलिए, और आखिरी में वो उड़ जाता है और अपने डर पर जीत पाता है वो। तो वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? तो जो यंग सीगुल है उसको डर क्यों लगता है? पहला उसका फ्लाइट था, तो जाहिर सी बात है कभी इससे पहले उसने किया नहीं तो उसको डर लगेगा ही। Whenever the young seagull took a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो जब सीगुल अपने पैर को आगे बढ़ाता है, अपने पंखों को फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश करता है तो उसको डर लगता है। क्यों ऐसा होता है? एक लाइन ऐड करिए, ऐसा क्यों होता है, एक लाइन ऐड करिए। Because it was his first flight. Because it was his first flight. ठीक है बच्चों, चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सीगुल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट? तो सीगुल क्या है और ये जो कहानी है ये किस बारे में है? चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये किस बारे में है? द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो एक पक्षी होता है और ये अपनी उड़ान के दौरान ये अकेला होता है। His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले उसके दो भाई और उसकी बहन उड़ चुके होते हैं। And the lesson his first flight is about why a young seagull is afraid of flying and how does he conquer his fear. जो ये कहानी है, एक सीगुल के पहले मतलब सीगुल के पहली उड़ान के दौरान उसको फील होने वाला जो डर होता है और उस डर पर वो जीत कैसे पाता है उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। एनीज डायरी वाला ये चैप्टर है आपका। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी। तो एनी जब अपने पास डायरी रखती थी तो वो कैसा महसूस करती थी, उसी के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। एनी फील्स इट इज सिली फॉर अ 13-year-old teenager to have a diary, as it would seems she has many friends and other people to talk to. तो एनी खुद से बात करते हुए कह रही है कि ये बहुत ही वियर्ड सा लगेगा, पागलपन सा लगेगा कि एक 13 साल की टीन एज की लड़की के पास डायरी है। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं जिनसे वो बात कर सकती है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, होता क्या है कि बट इन रियलिटी शी राइट्स
वो लिखती है अपनी डायरी में दैट शी हैज़ नो फ्रेंड. She writes that she has no friend and she feels very lonely in the world and wishes her diary to become her friend. ठीक है ना. और वो मतलब वो एक उसकी एक इच्छा रहती है कि वो जो डायरी है उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाए. ठीक है. तो एनी इस दुनिया में बेचारी अकेली रहती है, उसका कोई दोस्त नहीं होता है. सो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग कि अभी आप छोटे हैं बच्चों. ठीक है. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे यू विल फील कि सबसे अच्छा दोस्त जो होता है दैट एक्चुअली ये रियलिटी है, सिर्फ ये किताबों में या कहीं और कहा नहीं जाता है. इन दिस वर्ल्ड आपको अपना दोस्त होना होगा और कुछ बहुत अच्छी किताबों का दोस्त होना होगा जिनसे पढ़ करके आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए. एंड हाँ, नॉलेज बहुत भर भर कर है, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, बट आप कोशिश करिए कि जो बेहतर आपके लिए है आप उसको गेन करिए, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए. ठीक है. सो फर्स्ट बिकम योर बेस्ट फ्रेंड. आप अपने बहुत अच्छे दोस्त बनिए. स्टार्ट लाइकिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्पीचेस अबाउट योर सेल्फ टू योर सेल्फ. अपने आप को ही कहो, अपने आप के बारे में अपने आप को ही कहो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी चीज़ें. ठीक है. अपने आप को ही बताइए, है ना. एनी की तरह मत बनिए बाहर ढूंढने कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये नहीं करना है. ठीक है. चलो खैर. What does Annie Frank say about her father and grandmother in diary? तो एनी फ्रैंक अपने पापा और दादी के बारे में क्या लिखती है. So Annie has fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Cuprus, I'm sorry for the pronunciation, and Mr. Keesing, who have left indelible impressions on her mind and affected her a lot. And the way she represents all of them in her diary reveals that Annie was very good understanding people and Annie was very good at understanding people. अच्छा ठीक है. Annie was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. ठीक है. तो एनी अपनी डायरी में अपने दादा दादी के बारे में, मतलब पापा और दादी के बारे में क्या लिखती है. उसके पापा का नाम, दादी का नाम क्यूप्रस रहता है, पापा का नाम जो कीसिंग रहता है. ठीक है. तो वो लिखती है कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखती है कि मेरे पापा और मेरी दादी ने मेरे दिमाग पर बिल्कुल इंडेलिबल, मतलब कभी ना मिटने वाला, इंडेलिबल का मतलब होता है कभी ना मिटने वाला, ऐसी यादें छोड़ गए हैं जिसकी छाप हमेशा मेरे दिमाग पर रहेगी और वो कभी भी मिटेगी नहीं. ठीक है. तो ये चीज़ एनी की एक क्वालिटी है कि वो लोगों को समझने में और उनसे बातें करने में, उनसे व्यवहार बनाने में काफ़ी अच्छी है. मतलब ये उसकी स्किल जो है वो काफ़ी बेहतर है. तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं. व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम डिड शी गिव इट टू. तो एनी फ्रैंक ने को ऐसा क्या प्रोत्साहित किया जिसने मतलब जिसकी वजह से उसने अपने पास एक डायरी रखी. एनी के पास कोई दोस्त नहीं था, है ना. सो एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड. उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई सच्चा दोस्त नहीं था, और जिसकी वजह से एनी ने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. द डायरी वॉज नेम्ड किटी बाई हर. तो डायरी का नाम क्या रखा गया, किटी रखा गया. उसने क्या रखा ना, डायरी का नाम किटी रखा. मैं यहाँ पर हूँ. अच्छा. ठीक है. ठीक है. तो व्हाट डिड वली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस. तो ये जो चैप्टर है बच्चों आपका, ये है मैडम ऑन द बस वाला चैप्टर, है ना. मैडम ऑन द बस. एक छोटी सी लड़की रहती है, 8 साल की लड़की रहती है, और वो बस पे सफ़र करती है और वो अपने आप को
बच्ची नहीं समझती है। जब भी कोई उसको बच्चा बोलता है तो वो कहती है कि आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 8 ईयर ओल्ड, है ना। तो चलिए इनकी कहानी समझते हैं। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? जब वल्ली बस में बैठ गई तो उसने क्या क्या किया? So after entering the bus, वल्ली walked quickly to an empty seat and sat down. तो वल्ली जल्दी से ही एक खाली सीट ढूंढती है और वहां पर क्या होती है, बैठ जाती है वो, ठीक है, और बैठ जाती है। वल्ली लुक्ड एवरीथिंग इनसाइड द बस, ठीक है ना। वल्ली बस में सारी चीजों को देखती है। वल्ली लुक्ड एवरीथिंग इनसाइड द बस एंड शी एंजॉयड एंड शी एंजॉयड, यहाँ पे एंड लिखिएगा, एंड शी एंजॉयड द सीन्स एंड साइट आउटसाइड द बस। तो बस के अंदर वो सारी चीजें देखती है, बस से बैठे बाहर की सारी चीजों को देखती है और ये सारी चीजें वो बहुत एंजॉय करती है। ये वाली चीज एक्स्ट्रा लिखी गई थी इसलिए इसको मैंने हटाया है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली? तो बस कंडक्टर को वल्ली कैसे मिली ये बताना है आपको। द कंडक्टर वॉज अ जॉली फेलो, कंडक्टर जो है वो एक अच्छे मिजाज का आदमी था। ही बिहेव्ड वेरी वेल विद वल्ली, उसका जो व्यवहार था वल्ली के साथ बहुत अच्छा था। व्हेन शी एंटर्ड द बस, जब उसने वल्ली जो है वो बस में चढ़ी, ही पॉइंटेड हर टूवर्ड्स द सीट, तो उसने वल्ली को सीट की तरफ इशारा किया और उसको टिकट दे दिया। किसको? छोटी सी लड़की को, वल्ली को। ओके, सो वाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड अ चाइल्ड? वल्ली को बच्चा कहलाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। चलिए, सो व्हेन समवन कॉल्ड हर लिसन चाइल्ड, ठीक है ना, सो वल्ली रिप्लाइड एट दिस सेइंग दैट नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, कहती है यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। शी सेड दैट शी हैज पेड हर 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, तो वो कहती है कि मैंने भी सबकी तरह 30 पैसे बस का किराया दिया हुआ है। आई हैव गिवन द फेयर ऑफ बस विच इज 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं बच्ची तो नहीं हूँ। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। अगेन व्हेन द कंडक्टर एडवाइज्ड हर टू बी सीटेड सेइंग सिट डाउन चाइल्ड, तो जब कंडक्टर भी कहता है कि बेटा बैठ जाओ या बच्चा बैठ जाओ, तो फिर से वो कहती है, शी अगेन सेड आई टेल यू आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैंने आपको बताया है, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि मैं 8 साल की हूँ। एंड आई एम नॉट द चाइल्ड, एंड आई एम नॉट अ चाइल्ड बिकॉज वैसे लिखा हुआ है बट फिर से लिख दो, बिकॉज आई हैव पेड 30 पैसे एज फेयर, किराया, लाइक एवरीवन एल्स, ठीक है। तो इस तरह से, इसीलिए तो वल्ली कहती है भैया सबका किराया जैसे उतना मैंने भी दिया था, तो मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो, है ना। वेरी इंटेलिजेंट। ओके नेक्स्ट, तो हाउ डिड वल्ली पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी? तो वल्ली को बस की जर्नी के बारे में इतना विभिन्न प्रकार की जो जर्नी है उसको पता कैसे चला, कैसे उसको समझ आया कि अच्छा बस में ऐसे जाया जाता है, ऐसे किया जाता है, ये सारी चीजें की जाती है, ठीक है। तो वल्ली को पता कैसे चला? जो लोग बस की यात्रा करते थे वल्ली उनसे पूछती थी कितना किराया लगता है, किस रास्ते से जाते हैं, कैसा लगता है, ये सारी चीजें वो पूछती थी। So over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. तो बहुत दिनों तक वल्ली ने आने वाले लोगों से क्या किया था? बस की यात्रा के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त की थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, तो वो भी बहुत सारी उसकी जो जिज्ञासाएं थी वो भी बहुत विभिन्न प्रकार के उनसे सवाल किया करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से वल्ली को बस की जर्नी के बारे में पता चलता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
who raised the voice, stop the bus and why? तो एक आवाज कौन कर रहा था, बस रोको, ये वाली आवाज कर कौन रहा था, ठीक है ना? It was Valli who raised the voice, stop the bus, it is me, ये मैं हूँ, shouted वल्ली उसको थोड़ा सा जोर से आवाज में बोलती है कि ये मैं हूँ। I am the one who has to get on, मुझे बस में चढ़ना है, मुझे भी बस की सवारी करनी है। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एनीवे चलिए, सो ओके, so how did Natalia react when she came to know about the proposal of लोमोस visit, ठीक है ना? तो नटालिया का रिएक्शन कैसा होता है जब उसको लोमोव्स के मैरिज प्रपोजल के बारे में पता चलता है? तो वो भी बहुत खुश होती है भैया, बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट मैरिड टू हर, ठीक है ना, टू हिम, आई एम सॉरी। ओके, सो हाउ डिड नटालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो अबाउट, अच्छा ओके, व्हेन शी केम टू नो दैट लोमो हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज। ये 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। So when Natalia gets to know about Lomo's marriage proposal, she start wailing hysterically. तो वो भी बहुत खुशी के मारे वो रोने लगती है। She asked her father to bring Lomovs back. तो वो अपने पापा को कहती है कि आप लोमोव्स को बुलाइए और उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करिए। It shows that she is even more desperate to marry Lomo. तो वो उसकी ये उतावलापन दिखाता है कि जो लोमो, आई एम सॉरी, क्या नाम है इनका, नटालिया जो है, ये लोमो से ज्यादा एक्साइटेड है उससे शादी करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट दैट सिद्धार्थ सॉ? हाँ, तो जब आई एम रियली सॉरी, जब सिद्धार्थ ने दृश्य देखा, जब सिद्धार्थ ने जो एक 4 प्रकार के दृश्य देखे थे, तो उनको कैसा महसूस हुआ था? बच्चों, ठीक है ना? सो ड्यूरिंग हंटिंग द साइट्स ऑफ अ सिक मैन एंड एज्ड मैन, एक बीमार आदमी उनको दिखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखा था, अ डेड बॉडी दिखी थी उनको, एक लाश दिखी थी, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स मूव्ड हिम सो मच। अच्छा, और क्या उन्होंने देखा था? एक सन्यासी को वो बैठे हुए क्या कहते हैं कि तपस्या करते हुए और भिक्षा मांगते हुए देखते हैं। तो मूव्ड हिम सो मच दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। और वहीं से उनके दिमाग में आता है कि दुनिया में तो इतनी परेशानियां हैं, इसके बावजूद भी ये संत आराम से बिना किसी परेशानी के तपस्या में लगे हुए हैं। और यहीं से इनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है कि ये महल, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, इन सब का इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है। इन सब के पीछे भागते हम बहुत परेशान रहते हैं। एंड ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। एंड एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज पैलेस, और वो चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। तो वहीं से वो ज्ञान की प्राप्ति के विचार से अपना घर छोड़ देते हैं। ओके, तो क्या लिखा हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट साइट ऑफ? तो रिजल्ट क्या होता है? ही गेट्स एक्साइटेड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। तो ये जो ये इस चीज को जानना चाहते हैं कि इतना दुनिया में इतना क्या कहते हैं, दुख क्यों है, और असल ज्ञान क्या है, जीवन का ज्ञान क्या है, जीवन का सार क्या है। इस चीज को खोजने के लिए महात्मा बुद्ध निकल जाते हैं। इनका स्टार्टिंग में तो ये सिद्धार्थ रहते हैं, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। सो व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्योरिंग द चाइल्ड? अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई गेस आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है? तो ये जब इनको भिक्षा मिल जाती है और ये ज्ञान मतलब का प्रचार करते रहते हैं, लोग इनके पास आते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि एक औरत रहती है, उसका बच्चा मर जाता है,
तो वो भगवान बुद्ध के पास आती है, गौतम बुद्ध के पास आती है और वो उनसे कहती है कि आप तो भगवान हैं। लोग इनको भगवान मानने लगते हैं, बेसिकली लोगों ने इनको भगवान बनाया था, ये इंसान थे। ही वॉज जस्ट अ गाइडर आप कह सकते हैं, पायनियर आप कह सकते हैं, मार्गदर्शक थे वो। ही वॉज नॉट गॉड, इवन नोबडी नोज अबाउट एनीथिंग, लीव दिस टॉपिक। सो लोग इनको भगवान मानते थे, ठीक है ना। तो वो आती हैं, वो कहती हैं कि आप तो भगवान हैं, आप मेरे बेटे को जीवित कर सकते हैं, ज़िंदा कर सकते हैं, तो आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दीजिए। और बहुत ज़िद करती है वो, बहुत हट लगा के बैठी रहती है। और उस टाइम पर जब गौतम बुद्ध को मतलब किसी भी तरीके से वो उसको समझा नहीं पाते हैं, तो ही ट्राइड, वो उसको बताते हैं कि जो मृत्यु है हर इंसान की सच्चाई है, कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, एंड इट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तब भी वो मानती नहीं है, इतना मोह में वो डूबी रहती है। तब वो उनको कहते हैं कि एक ऐसा काम करिए कि आप ऐसे व्यक्ति, सबसे पहले वो कहते हैं कि आप जाइए एक मुट्ठी सरसों लेकर आइए, ठीक है। और आपको सरसों एक ऐसे घर से लाना है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मौत ना हुई हो, मतलब किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। तो वो औरत जाती है, जगह 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 सब जगह जाती है। हर किसी के घर में उसको पता चलता है, किसी के पिता की मौत हो गई, किसी के बच्चे की, इस तरीके से हर किसी की मतलब जिनका जैसे भी रहा, पर हर घर में मृत्यु हुई थी। फिर वो आती है और गौतम बुद्ध से कहती है, फिर मतलब उसको पता चल जाता है, उसको नॉलेज मिल जाता है कि यस, डेथ इज रियलिटी, और हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही होता है, ठीक है बच्चों। तो बुद्धा आस्क्ड द गर्ल टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट हिज लव्ड वंस ड्यू टू डेथ, है ना। नो वन हैज लॉस्ट, ठीक है, नो वन हैज लॉस्ट हिज लव्ड वंस। आप वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ पर किसी भी पर्सन, मतलब उस घर में कोई भी मरा नहीं है, सबके सब जिंदा हैं, ठीक है बच्चों। तो ये रही कहानी गौतम बुद्ध की। अच्छा, ये खत्म हो गया। चलिए, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं समझा पाई हूँ और बेहतर अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दे पाई हूँ। तो आगे भी कुछ 1-2 क्लासेस और रहेंगी, और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फीडबैक देते रहिए, एंड अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थोड़ा सा मैं इंस्पायर होती हूँ कि हाँ, मैंने जो समझाया है वो बच्चों को समझ में आया है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।